हेलो बच्चों, वंस अगेन यू आर विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा 9th क्लास का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, दैट इज़ द नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो नाजिज़म एंड राइज ऑफ हिटलर में सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि व्हाट इज़ द नाजिज़म एंड हु इज़ हिटलर। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, जो नाजिज्म था वो हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी। ओके, अब दूसरी बात क्या है, अब ये चैप्टर सारा चैप्टर जो है जर्मनी के बारे में है और जर्मनी में कौन कौन से इश्यूज क्रिएट हुए थे उसके बारे में ये चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर हम स्टार्ट कर दें। मेन तो इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की फुल्ली इंट्रोडक्शन दूंगी। देखिए इस चैप्टर में क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का राइज हुआ था। मींस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ही की वजह से ही उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा एलाइड और एक्सिस पावर के बीच में। तो इसमें आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ये पूछा जाता है कि विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द एलाइड एंड एक्सिस पावर। तो एलाइड पावर में हमारी आती है यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड रशिया, सॉरी यूएसए। एंड एक्सिस पावर में आती है हमारी जर्मन, इटली एंड जापान। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बेसिकली था वो हमारा एलाइड और एक्सिस पावर के बीच में ही था। क्लियर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हो रहा था। ठीक है, युद्ध जब वॉर ये हो रहा था तो इस दौरान क्या हुआ, जर्मनी हार गया। जर्मनी जब उसमें हार जाता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है जर्मनी में अराइज हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, वाइमर रिपब्लिक की होती है। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जब पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली अराइज होंगी। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के चलते क्या होगा इस चैप्टर में आगे, हिटलर का राइज होता है। मीन्स हिटलर जो है वो पावर में आ जाता है, और हिटलर की पावर में आने से वो अपनी एक आइडियोलॉजी जो है वो जर्मनी में स्प्रेड आउट करता है, दैट इज द नाजिज्म। क्लियर। और इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। ओके, अब दो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, वाई वी रिमाइंड हिटलर। आज भी हम हिटलर को क्यों याद करते हैं, हिटलर को आज की डेट में क्यों याद किया, क्योंकि हिटलर की वजह से ही क्या हुआ था, थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हिटलर को इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। किसके लिए, थ्रेट टू वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट अराइज हुआ था, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हिटलर को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट माना जाता है। क्लियर। तो ये सब था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अब आपको इस बुक में मैं भी दिखा देती हूँ। अब आप इस बुक में पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये है हिटलर, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है गॉबेल्स। गॉबेल्स कौन था, हिटलर की जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था एक गॉबेल्स, इसकी कमेटी में ही था। ठीक है, तो जब ये लोग हार गए थे तो गॉबेल्स और उसके सारे मिनिस्टर्स ने कलेक्टिवली क्या कर दिया, बर्लिन बंकर में अप्रैल में सुसाइड कमिट कर लिया था। क्लियर। इसमें क्या कर लिया था, सुसाइड कमिट कर लिया था। तो उसके बाद जो है हिटलर को एक तरह से अगेंस्ट इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नरमबर्ग में सेटअप हुई थी। तो उसमें नाजीज, इसमें ये अनाउंस कर दिया गया था, द नाजी वॉज क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें एक तरह से हिटलर था ना, वहाँ पे जर्मनी में का जो किंग था वो हिटलर था, एम्पायर का। तो इसलिए हिटलर को क्या करा जाता था, ये माना जाता था कि हिटलर जो है थ्रेट टू वर्ल्ड पीस था और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। ओके, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। अब वाइमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ था, अब इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब आप ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, 1914 टू 1918। ठीक है, अलाइड पावर्स मैंने आपको बता ही दिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, और दीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो ये तीनों कंट्रीज थी ये एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, और इनका जो वॉर हुआ था ये किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। और जर्मनी क्या था, जर्मनी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। ठीक है, जर्मनी में एक तरह से क्या था, डिक्टेटरशिप थी। किसकी थी, हिटलर की थी। अब ऑल वर हॉपिंग टू गेन अ क्विक विक्ट्री। इन सभी तीनों कंट्रीज को मेन तो फ्रांस का है, तो तीनों ही कंट्रीज थी इकट्ठी,
ठीक है, तीनों कंट्रीज, अभी इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि फ्रांस जो था जर्मनी के अगेंस्ट युद्ध कर रहा था, लेकिन वो था एलाइड पावर में। अब जब फ्रांस युद्ध कर रहा था तो उसके जो और नेबरिंग कंट्री थी, जो उसके मित्र जो थे कंट्री थी, तो वो भी इसके साथ इसकी हेल्प करने के लिए आ गए। तो इन सबको ये होप थी कि हम जल्दी ही विक्ट्री ले लेंगे, लेकिन विक्ट्री तो कहाँ से लेते ये, तो जो ये थी सभी यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोप में सारे के सारे जो इनके रिसोर्सेज थे वो खत्म होते चले गए। जर्मनी को इस दौरान लगा कि जर्मनी जो है जल्दी से फायदा उठा लेगा, फ्रांस और बेल्जियम पे अपना कब्जा ले लेगा। बट ये जो एलाइड पावर्स थी इनमें ये स्ट्रेंथ इनको कहाँ से मिली, जब उस टाइम वॉर के दौरान यूएसए 1970 में इनके साथ हैंड्स ज्वाइन कर लिए थे यूएसए ने। ठीक है, अब उस टाइम पे पहले तो ये लग रहा था कि ये यूरोपियन कंट्रीज हार जाएंगी और जर्मनी जो है वो जीत जाएगा, बट जब यूएसए ने 1970 में हैंड्स ज्वाइन कर लिए तो उस दौरान क्या हो गया, जर्मनी डिफीटेड, जर्मनी हार गया। और सेंट्रल पावर्स जो एक्सिस पावर्स आर कॉल्ड द सेंट्रल पावर्स कौन होती हैं, एक्सिस पावर यानी कि जर्मनी। और ठीक है, जर्मनी जो है उस टाइम पे हार गया और सेंट्रल पावर इन 1918 नवंबर में हारा था ये। ओके, तो अब हार के बाद क्या हो गया, आफ्टर डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जर्मनी में डिक्टेटरशिप थी, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, सो इट इज कॉल्ड द इंपीरियल जर्मनी। इंपीरियल जब पे पर्टिकुलर किसी भी अंपायर का राज होता है। तो आफ्टर डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी उसके बाद क्या हो गया, एबेडिकेशन ऑफ द एम्परर मीन्स हिटलर का एबेडिकेशन मीन्स उसका राज, उसका जो सिंहासन था उससे छीन लिया गया। एंड पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट वाइमर, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी ना, क्योंकि वहां पे क्या था, फ्रांस में जो एलाइड कंट्रीज में क्या था, डेमोक्रेसी थी, तो वहां से पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो वाइमर में आके इकट्ठी हुई। वाइमर क्या था, जर्मनी में ही एक प्लेस का नेम है। तो उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली फॉर्म की, उस नेशनल असेंबली को वाइमर रिपब्लिक का नेम दिया गया। अभी जो ये वाइमर रिपब्लिक थी, ये वाइमर रिपब्लिक फ्रांस के लोगों से नहीं बनी थी, ये बनी थी जर्मनी के ही लोगों से। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद देखिए, सॉरी, हाँ जी, थैंक गॉड अगर ये ट्राइपॉड स्टैंड हिला भी था तो हम लोगों का टॉपिक नहीं चल रहा था, अभी मैं पेज ही अपना मूव कर रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आप आगे देखिए। अब वाइमर रिपब्लिक हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक के एस्टैब्लिश होने पे क्या हो गया, देख, इस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि वो कंट्री जो थी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, तो उन्हें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ कि सभी जितने भी स्टेट्स थे ना, उन स्टेट्स को अपनी एक ऑटोनॉमी दे दी गई। मीन्स वो स्टेट्स, जैसे कि हमारा एक कंट्री, एक फेडरल कंट्री है, हमारी कंट्री का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट सब पावर्स जो है वो अलग अलग हैं। तो वहाँ पे भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो एक फेडरल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। डिप्यूटीज वर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस। डिप्यूटीज इनके उन स्टेट्स को चलाने के लिए जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की गई थी वो इक्वल बेसिस पे की गई थी, विदाउट एनी पार्शियलिटी एंड यूनिवर्सल वोट्स इन द जर्मनी पार्लियामेंट और राइस्टांग। जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है, जैसे कि दिल्ली में पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम को राइस्टांग का नेम दिया गया था। तो वो यूनिवर्सल वोट्स यानी कि वहाँ पे भी इक्वल मैन एंड वुमेन को इक्वल वोट्स का राइट दिया गया था। तो जर्मनी में पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, राइस्टांग। ये आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि what is the another name of the Germany parliament, या what is called the Germany parliament, that is the Reichstag। उसके बाद क्या था आप देखिए, however Weimar Republic was not received well by its own people। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपकी ही बुक में है, अब आप ये देखिए यहाँ पे, इन द इट्स रिपब्लिक however was not received by its own people। अब रिपब्लिक तो मिल गया था, वाइमर रिपब्लिक तो इस्टेब्लिश हो गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक तरह से इन्हें मिल गई थी, बट उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था, क्या रीजन था इसके पीछे, देखिए। देयर वर मैनी डिफेक्ट्स इन द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स कैसे थे, अब आप ये भी देखिए। अब वाइमर रिपब्लिक तो बना था, अब वाइमर रिपब्लिक में क्या क्या डिफेक्ट थे देखिए। बट द मेन रीजन वाज दैट वाइमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड साइंड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई।
अब आप ये देखिए मेन इसके डिफेक्ट का रीजन क्या था। जो वाइमर रिपब्लिक बना था ना, जो उसके मेंबर्स थे, जो डिप्यूटीज थे, उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया था वहीं के ही लोगों ने? क्योंकि जब वाइमर रिपब्लिक बना था, उन्होंने पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो वर्साई एक फ्रांस में प्लेस है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, जो वर्साई की ट्रीटी हुई थी, कहने को वो पीस ट्रीटी का नेम दिया गया था उसे, बट दैट वाज नॉट अ पीस ट्रीटी नहीं थी वो, ठीक है। एक तरह से हार्श ट्रीटी थी, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी वो। किसके लिए थी? जर्मनी के लिए थी। तो वाइमर रिपब्लिक जो एक्सेप्ट किया गया था, मतलब वाइमर रिपब्लिक ने एक्सेप्ट की थी वो पीस ट्रीटी, इसी वजह से ये मेन रीजन था कि वाइमर रिपब्लिक में काफी सारे डिफेक्ट थे, उसे वहीं के ही लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब कहने को वो पीस ट्रीटी थी, मैंने बताया, लेकिन वो पीस ट्रीटी नहीं थी। अब वो क्या थी? अब आप ये देखिए, द पीस ट्रीटी एट वर्साए विद द एलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। वो एक हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस थी। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने जर्मनी की इस ट्रीटी ने जर्मनी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। वो कैसे? जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज को खो दिया था, और 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसकी 1/10 पॉपुलेशन को भी वो खो चुका था। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी एंड 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथियानिया। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस, पोलैंड। अब जर्मनी भी हमारी यूरोपियन कंट्री है, बट लेकिन वो आता किसमें? एक्सिस पावर में आता है। समझ में आ गई? एक तरह से इसकी नेबरिंग कंट्री है, फ्रांस की है, यूरोपियन ही है। ओके, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथानिया, इन सब के पास ये इनका ये सारा का सारा पार्ट चला गया। उसके बाद एलाइड पावर्स डीमेटरलाइज्ड जर्मनी। एलाइड पावर्स ने, जो ये हमारा फ्रांस, इंग्लैंड था, रशिया था, इन्होंने जर्मनी को डीमेटरलाइज कर दिया, मीन्स जर्मनी से सारे के सारे मटेरियल को खत्म कर दिया। ये अपनी और कंट्रीज में ले गए जो एलाइड कंट्रीज थी, एंड वीकन इट्स पावर, उसकी सारी की सारी पावर को वीक कर दिया। अब आप ये देखिए, अब जर्मनी था, जर्मनी के पास कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। उसके सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे, मटेरियल्स थे और मेटल्स थे, जो भी सारे रिसोर्सेज थे, ठीक है, तो वो सारे के सारे कहाँ चले गए? एलाइड कंट्रीज में। तो यहाँ पे अब जर्मनी क्या हो गया? वीक पड़ गया। द वार गिल्ड क्लोज हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द एलाइड कंट्रीज सफर्ड डैमेज द एलाइड कंट्रीज। जो वॉर गिल्ड क्लोज था ना, वॉर गिल्ड क्लोज क्या था? अब आप ये देखिए, ठीक है। अब वॉर गिल्ड क्लोज क्या था? कि वॉर गिल्ड क्लोज यही था कि जर्मनी को अपना सारा कुछ कंपनसेट करना पड़ा था। किसके लिए? अब युद्ध हुआ था, युद्ध तो दोनों कंट्रीज ने लड़ा था, लेकिन जो इसमें हारने वाली कंट्री थी वो जर्मनी थी। तो जर्मनी को सारे का सारा जो था, जितना भी एक तरह से वॉर लड़ने में जो भी खर्चा हुआ था, सारा का सारा कंपनसेट करना पड़ा था। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड। 6 बिलियन पाउंड उसको कंपनसेट करना पड़ा था। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। इसके अलावा जो एलाइड आर्मीज थी ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिच रिसोर्स रिच, जो उसका एक पार्ट था राइनलैंड, वो उसके ऊपर भी एलाइड आर्मीज ने क्या कर लिया था? ऑक्यूपाई कर लिया था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ओके, इसके बावजूद भी मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल। इसकी वजह से ही काफी सारे जर्मन्स ने क्या करा? वो न्यू वाइमर रिपब्लिक जो बना था उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया, नॉट ओनली फॉर द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साई। वर्साई में जो उनकी इंसल्ट हुई थी उसके लिए भी उन्होंने किसको? वाइमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल ठहराया था। अब वाइमर रिपब्लिक तो क्या था? वो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बना था, एक नेशनल असेंबली बन गई थी, बट उसने जब पीस ट्रीटी पे सिग्नेचर कर दिए ना, तो पीस ट्रीटी जो वर्साई पे थी सिग्नेचर कर दिए, तो लोगों ने उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया कि आपकी वजह से ही हमारी जर्मनी में क्या हुआ है, हमारी जर्मनी में ये सारा का सारा एक तरह से हमारी जर्मनी डीमेटरलाइज्ड हो गई है, हमारी जर्मनी वॉर गिल्ट जो है हमारी जर्मनी को इसी वजह से हुआ है। तो इसके लिए पीस ट्रीटी की वजह से हुआ ये सब। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब इसकी वजह से वॉर पे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या हुए थे? अब ये देखिए, द वॉर हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट। एंटायर कॉन्टिनेंट कौन सा? यूरोप पे, पूरे यूरोप पे जो है इसका इफेक्ट पड़ा था, बहुत साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। मेन इसका इफेक्ट यूरोप पे पड़ा था। अब यूरोप पे कैसे इफेक्ट पड़ा था? देखिए, कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ डेटर्स, कॉन्टिनेंट जो थे ना यूरोप के, अब आप ये देखिए, फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड
इनटू वन ऑफ डेटर्स। अब क्रेडिटर, यूरोप जो था पहले लेनदार था, लेकिन अब क्या हो गया था, वो देनदार बन गया था। क्लियर। वाइमर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सीन्स ऑफ द ओल्ड एम्पायर। वाइमर रिपब्लिक जो था, अब ओल्ड एम्पायर यानी कि जो पहले उसने ट्रीटी पे साइन कर लिया था ना, उस सब के एक तरह से कह लो कि जो उसको उसके लिए पे करना पड़ रहा था। सीन एक तरह से पाप को बोला जाता है, ठीक है। सो वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स स्पॉटर्स फेस प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से वाइमर रिपब्लिक और उसके स्पॉटर्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और अब आप ये देखिए इसके स्पॉटर्स कौन कौन से थे, कैथोलिक्स थे, सोशलिस्ट थे और डेमोक्रेट्स थे। अब डेमोक्रेट्स कौन होते हैं, जो डेमोक्रेसी के फेवर में होते हैं। सोशलिस्ट कौन होते हैं, जो सोसाइटी में सभी रिसोर्सेज को इक्वल डिवीजन पे विश्वास रखते हैं। और कैथोलिक्स कौन थे, जो यही कहते हैं कि ऑल पीपल आर इक्वल, तो किसी भी तरह से किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। सो दे बिकेम द टारगेट ऑफ द अटैक। अब ये जो इसके स्पॉटर्स थे, अब वाइमर रिपब्लिक कोई पर्सन तो था नहीं, एक तो कमेटी थी, नेशनल असेंबली थी, लेकिन जो उसके सपोर्टर्स थे ना, लोगों ने उन्हें टारगेट बनाया। जब वो उन्हें रोड पे चलता देखते थे, वो उनके ऊपर अटैक कर देते थे। दे बिकेम द टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल, ठीक है। तो जो स्पॉटर्स थे उनके ऊपर लोग अटैक कर देते थे, ठीक है। एंड मॉकिंगली दे वर कॉल्ड द नवंबर किंगलर्स। उन स्पॉटर्स को ही क्या करा जाता था, मॉकिंगली दे वर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहा जाता था, बिकॉज, अब आपने ये बात को ध्यान से सुनना है, बिकॉज नवंबर क्रिमिनल्स वर द सपोर्टर्स ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो सपोर्टर्स थे ना वाइमर रिपब्लिक के, ठीक है। देखिए जो वाइमर रिपब्लिक था, उन्होंने पीस ट्रीटी को साइन किया था नवंबर में, और जो सपोर्टर थे तो वो वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे, इसलिए उन्हें भी नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है, क्योंकि वो पीस ट्रीटी थी, वो नवंबर में साइन हुई थी। समझ में आ गई बात। सो ये था हमारा नवंबर क्रिमिनल्स। इसका आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, सारा ऊपर से आता है ये, ठीक है। वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स स्पॉटर से लेके स्पॉटर ये थे, दे बिकेम द टारगेट, सो मॉकिंगली दे वर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। उसके बाद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डीप इंपैक्ट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी। इसका यूरोपियन सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट पड़ा था, अब आप ये देखिए। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डीप इंपैक्ट क्या पड़ा था, देखिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ जो है वो ग्लोरीफाई कर दी। वो देखिए कैसे की, अब आप ये देखिए। अब यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हैं, देखिए, द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब इसमें पहली बात तो ऊपर से देखिए, द सोल्जर्स बिकेम प्लेस टू द सिविलियन एंड सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियन। सोल्जर जो है सिविलियन से आगे, मतलब सिविलियन से भी पहले आगे बढ़ के आए। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द मैन बी अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड पब्लिसिट गेट स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। हाँ जी, ये हम इसके बाद आगे रीड करेंगे। पहले आप ये देखिए, मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब ट्रेंच लाइफ कैसे, देखिए। अब वहाँ पे युद्ध चल रहा था। युद्ध में क्या होता कि अब वो सामने से तो लड़ नहीं सकते थे, तो क्या करा उन्होंने, ट्रेंच एक खोद दी। जैसे जमीन में एक गड्ढा खोद दिया, यहाँ पे एक सोल्जर रहता था, सोल्जर खड़ा होता था। अब सोल्जर क्या करता था, यहाँ पे एक स्टेप रख के, यहाँ पे ऊपर सैक्स रखी होती थी। सैक्स समझते हो ना, मिट्टी से भरी हुई यहाँ पे सैक्स रखी होती थी। यहाँ पे अपनी गन रख के वो सामने से फिर अटैक करता था, ठीक है, अटैक करता था। इससे क्या होता था, सोल्जर जो थे यहाँ पे सेफ रहते थे। तो मीडिया ने सोल्जर्स को लड़ने के लिए क्या थी, एक ट्रेंच बना दी थी। अब ट्रेंच में उनकी लाइफ चलती थी, खाना पीना सब कुछ यहीं पे था, ठीक है। बट अब कहने को तो ये था ग्लोरीफाइड थी, लेकिन ग्लोरीफाइड नहीं थी ये एक ट्रूथ था जो बिल्कुल एक डिफरेंट था। वो कैसे, अब आप ये देखिए। जब यहाँ पे खाना पीना था, ठीक है, अब यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं, अपनी बुक में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। द ट्रूथ हाउएवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ, यहाँ पे रहते थे, बिताते थे वो ट्रेंच में, ट्रैप्ड विद द रैट फीडिंग ऑन कॉप्स। वहाँ पे रैट भी आ जाते थे जो उनका खाना भी खा जाते थे, उन्हें भी मतलब वो बाइट करते रहते थे। दे फेस पॉइजनियस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। उन्हें सोल्जर्स को ये लगता था, अब वो कहने को सोल्जर थे, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बुरी जिंदगी बिता रहे थे, ठीक है। अब
देखिए मैन को क्या समझाता था, एक आइडियोलॉजी थी कि मैन जो थे जर्मनी के वो एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन थे, और एग्रेसिव और प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक अफेयर। वहाँ के जर्मनी के जो लोग थे वो अच्छे नहीं होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो अग्रेसिव और प्रोपेगेंडा जो था और नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेट इन द पब्लिक अफेयर। अब अग्रेसिव और मतलब लोगों में गुस्सा था, और ये क्या हो गया, तो उन्हें लगता था कि हमारा नेशनल ओनर है, इससे हमारा सम्मान जो है बढ़ रहा है, तो ये सेंटर स्टेट जो है वो पकड़ लिया गया। एंड डेमोक्रेसी बिकेम अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। अब इतने में क्या हो गया, इस ऐसे स्टेट के रहते हुए क्या हुआ, समझो एक संत टाइप का पर्सन आया, उसने कहा कि डेमोक्रेसी जो है एक अच्छा आइडिया है, तो हम इस आइडिया को जो है अपनाना चाहिए। देन सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रू। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, जब जर्मनी जो थी एक डिक्टेटरशिप कंट्री, तो एक कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप आइडिया जो है एक ग्रीव करने लगा उस दौरान। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइस। ओके बच्चों, बाय।